आज हम लोग 1916 के आगे 1916 से आगे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, जो हमारा तीसरा फेज है। याद है हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने पहले गुलामी की कहानी पढ़ी थी, गुलाम भारत कैसे बना, ठीक है, 1857 की क्रांति तक। उसके बाद हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा, समाज सुधार आंदोलन, कि कैसे समाज सुधारक जो थे भारत में, राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ऐसे इन लोगों ने, और उसमें धार्मिक सुधारक भी थे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। इन लोगों ने कैसे धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार की भारत की आज़ादी की। फिर हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई पढ़नी शुरू की, जिसमें पहला फेज पढ़ा था उदारवादी चरण, ठीक है, जो 1858 से लेकर 1905 तक था। दादा भाई नौरोजी के बारे में, कैसे उन लोगों ने भारत में देशभक्ति जगाई और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में लोगों को बताया कि कैसे वो शोषण कर रही हैं भारत का। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा चरण पढ़ा 1905 से लेकर 1915 तक, ठीक है, जिस चरण को एक्टिव रेजिस्टेंस, सक्रिय आंदोलन का चरण कहा जाता है। बंगाल के विभाजन के बाद में तुरंत स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया गया, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन लोगों के बारे में देखा। और फिर बाद में देखा कि कैसे क्या हुआ स्वदेशी आंदोलन का। फिर हम लोगों ने होम रूल आंदोलन भी उसी में पढ़ा, 1916 वाला। अच्छा, 1916 के टाइम, उसी टाइम में क्या भारत में गांधी जी आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और वहाँ के बाद में जो 1916 से आगे का टाइम है, जो गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पता है सबको कि भारत की आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता के रूप में गांधी जी आते हैं, ठीक है। तो हमें अब क्या है, 1916 के आगे तीसरा चरण देखना है अपने फ्रीडम स्ट्रगल का। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले गांधी जी के बारे में। ये कुछ चीजें हैं जो गांधी जी के बारे में, ये देखो, गांधी जी ऐसा, मतलब एक मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा टॉपिक है या ऐसा नाम है जिनके बारे में कुछ भी पूछा जाता है, और हमें बहुत सारी चीजें डिटेल्स पढ़नी है उनके आंदोलनों को छोड़ के भी, जो भी चीजें हमें पता है गांधी जी के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला एक अलग चैप्टर, एक कुछ पेज जो भी नोट डाउन कर रहा है वो अलग बना लेगा कि गांधी जी से जुड़ी हुई पर्सनल चीजें, वो हम अलग से लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये वाली चीजें सबको पता भी होंगी कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी को क्रेडिट देने के लिए ही इस 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। पोरबंदर, गुजरात। करमचंद गांधी इनके फादर थे, पुतलीबाई मदर थी, कस्तूरबा गांधी जी की वाइफ थी। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी। उसके बाद में गांधी जी लंदन गए लॉ करने, ठीक है। 1888 में गांधी जी लंदन जाते हैं और इनर टेम्पल से वहाँ के लॉ करते हैं, कानून की पढ़ाई पूरी करते हैं, और वापस इंडिया आ जाते हैं 1891 में, 1891 में। वापस आकर गांधी जी यहाँ पर बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वकालत शुरू करते हैं। अच्छा, गांधी जी अपनी आत्मकथा में ही लिखते हैं कि वो मतलब बोलने में थोड़ा शाई थे, शर्मीले इंसान, और एक ऐसा वकील जो बोल नहीं पाता हो, उसकी वकालत कैसे चलेगी। तो गांधी जी के साथ भी यही हुआ, कोई काम नहीं मिला उनको, राजकोट वापस चले गए अपने यहाँ। फिर इनके भाई ने इनको एक काम दिलवा दिया। देखो, गुजरात एक कोस्टल राज्य है, तटीय राज्य है। तटीय राज्य की का एक बेनिफिट होता है कि वहाँ से व्यापार बहुत होता है, बिजनेस बहुत होगा कोस्ट से, समुद्र के रास्ते। तो वहाँ पे भी, गुजरात में भी यही हो रहा था, ठीक है। और एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला टेक्सटाइल कंपनी थी, जो दक्षिण अफ्रीका से व्यापार करती थी, साउथ अफ्रीका से। तो उस कंपनी को एक वकील की जरूरत थी। एक केस कंपनी पर हो रखा था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों के कंट्रोल में, भारत भी अंग्रेजों के कंट्रोल में, ठीक है। सबको पता भी है कि लगभग 1/4 दुनिया कहा जाता था, 1/4 दुनिया पर अंग्रेजों का राज चल रहा है ना। तो गांधी जी को हायर किया गया कि आप दक्षिण अफ्रीका जाओगे और हमारा ये केस सॉल्व करो, ठीक है, केस लड़के आप आओगे। तो 1893 में, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893, 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए कहाँ पहुंच गए, दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए, साउथ अफ्रीका पहुंच गए। ये साउथ अफ्रीका की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के लिए, कि देखो
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है, देखो डरबन पहुंचे, यहाँ पर ये पोर्ट स्टेट जो है डरबन, पोर्ट सिटी, ठीक है। तो गांधी जी जब डरबन पहुंचे तो कंपनी के लोग मिले, उनका रुके, गांधी जी को जाना था यहाँ, ये प्रिटोरिया, यहाँ पे केस इनका था, ठीक है। ये अलग अलग राज्य थे, जो डरबन वाला यहाँ पर एक ये राज्य नेटल के करके कहलाता था, नेटल, और ये ट्रांसवाल राज्य था, ठीक है। तो गांधी जी को प्रिटोरिया जाना था, तो उसके बाद में गांधी जी चले प्रिटोरिया के लिए। और सबको पता है कि गांधी जी लंदन से पढ़ के आए हुए वकील हैं, बैरिस्टर हैं, ठीक है। तो उनको कंपनी ने फर्स्ट क्लास का टिकट दिया था, कि फर्स्ट क्लास का टिकट क्या प्रिटोरिया जाने के लिए। और गांधी जी ट्रेन में बैठ गए और रास्ते में उनको दक्षिण अफ्रीका की एक सच्चाई पता चली, और वो था रेसिज्म, जिसको कहते हैं रंग भेद, ठीक है। थोड़ी दूर जब गांधी जी आगे चलते हैं तो सबने कहानी ये सुनी होगी, गांधी जी अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि कैसे ये पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन, ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, कि इस स्टेशन पे गांधी जी जब पहुंचे तो एक पैसेंजर भी आ गया, को पैसेंजर, उसने बोला कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठ सकते, वो जो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट है सिर्फ गोरे लोगों के लिए, वाइट लोगों के लिए। और गांधी जी को वहाँ से जाने के लिए बोला गया। टीटी आया, उसने भी गांधी से बोला कि आप थर्ड क्लास में जाओ। गांधी जी नहीं गए, उन्हें बताया कि मैं बैरिस्टर हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे पास है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब जबरदस्ती की तो गांधी जी से बोला गया कि या तो आप उतर जाओ, ठीक है। तो गांधी जी को सामान सहित इस स्टेशन पर उतार दिया गया। ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीटर में, पहली बार गांधी जी को रेसिज्म का, रंग भेद का सामना करना पड़ा इस स्टेशन पर, ठीक है। और अभी तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही इस घटना के 125 साल हुए थे, जब 2017 में, तो एंड में 2017 में भारत सरकार ने एक बड़ा सेलिब्रेशन किया था इस स्टेशन पे, ठीक है। तो ये स्टेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गांधी जी को पहली बार रेसिज्म का पता चला, कि कैसे कलर के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, उसके बाद में पीटर मैरिट्सबर्ग से फिर से गांधी जी को यहाँ प्रिटोरिया जाना था, तो इन्होंने यहाँ पर एक हॉर्स वैगन, जिसको बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, ठीक है, कैरिज, वो ली। और उसमें अपनी आत्मकथा में बड़ा सही से लिखते हैं वो, कि कैसे जब वो घोड़े गाड़ी पे बैठे तो उनको जो घोड़े का, वो गाड़ी के पीछे जो केबिन होता है उसमें बैठने नहीं दिया गया, कि आप बाहर बैठो, फिर से आप अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि आप ब्राउन हो, गोरे नहीं हो। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी लिखते हैं कि कैसे रात के टाइम पे उसमें से एक पैसेंजर निकलता है और वो गांधी जी से कहता है आप नीचे बैठो, उसको सिगरेट पीनी होती है। गांधी जी नहीं जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो गांधी जी से लड़ाई भी होती है और वो गांधी जी को पीटता भी है, ठीक है। और फिर लोग बचाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं हुआ। तो कैसे भी करके गांधी जी प्रिटोरिया पहुँचते हैं, अब जहाँ पर उनको केस, इस दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ना होता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। होटल के लोग, जो होटल्स होते हैं वो रहने के लिए जगह नहीं देते हैं। उनमें से एक पारसी रेस्टोरेंट होता है, जगह भी देता है, वो कहता है कि आप सबके साथ खा नहीं सकते हो, आपको अलग से रूम में खाना पड़ेगा। क्योंकि रेसिज्म इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है दक्षिण अफ्रीका में कि गोरे लोग जो थे वो देखना भी नहीं पसंद करते थे। तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचे प्रिटोरिया में, तो उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई कैसे कैसे ये सब आप लोग झेल रहे हो। तो वहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल था, जो भारतीय मूल के लोग भी थे वो सब वहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर बना के भेजे गए थे, जिसको हिंदी में गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मजदूर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मजदूर बना के भेजा था कि 5 साल आप काम करोगे जैसे, और 5 साल के बाद आप यहाँ पर रहने लायक हो जाओगे, रहने योग्य हो जाओगे। तो ऐसे देखो भारत का कितना बड़ा डायस्पोरा, विदेशी मूल के लोग कितने कितने देशों में फैले हुए हैं। वो इस अंग्रेजों के टाइम में ही इंडेंजर्ड लेबर बना के वो भेजे गए थे वहाँ पर, ठीक है। फिजी देखो, ट्रिनिडाद टोबैगो देखो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अभी भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं बहुत पुराने टाइम से, ठीक है। तो गांधी जी, अब चलो प्रिटोरिया में अपना काम उन्होंने सुलझाया। अब यहाँ से अभी गांधी जी कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जब वो लड़ाई ये लड़नी शुरू करते हैं तब गांधी जी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैं 2-3 केस बताता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। जैसे इस प्रिटोरिया में यहीं पे ये जो ट्रांसवाल राज्य था
वहाँ पर एक कानून बनता है कि जिसको पोल टैक्स बोलते हैं, कि सबको 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा सालाना। जो भी भारतीय मूल के लोग या भारत मतलब जो गोरे नहीं है, अंग्रेज नहीं है, जो भी भारत से गया है, श्रीलंका से गया है, चीन से गया, जो भी आसपास के देशों से गए हैं, उन सबको 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ा। गांधी जी सबको बुलाते हैं, कहते हैं ये कैसे, ये तो बड़ा गलत टैक्स है। आपको सिर्फ रहने के लिए, अगर आप 4 लोगों की फैमिली है तो 12 पाउंड का टैक्स आपको सालाना देना पड़ रहा है। तो उसका विरोध उन्होंने किया, ठीक है। हालांकि कुछ हुआ नहीं उस विरोध से। गांधी जी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे और वापस आ गए। और यहां से रियल कहानी शुरू होती है। जैसे ही वो वापस आने वाले होते हैं, कहते हैं कि जो फेयरवेल वाली पार्टी चल रही होती, गांधी जी को विदाई मिलने वाली होती थी, तो उसी दिन एक अखबार निकलता है और उसमें ये बोला जाता है कि इस नेटल राज्य में, यहाँ पर, कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया है जिसको रजिस्ट्रेशन कानून बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन लॉ में मतलब कि जितने भी भारतीय मूल के या बाहर के लोग रह रहे हैं, सबको एक फॉर्म पर अपने अंगूठे के हस्ताक्षर, अंगूठा लगाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, और वो जब भी बाहर घर से निकलेंगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लटका के निकलना पड़ेगा। उसके बिना अगर निकलेंगे तो वो इलीगल माने जाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट माने जाएंगे, अवैध रूप से आ गए हैं, और उनको जेल होगी। और उनका टाइम भी फिक्स कर दिया गया, वर्किंग आवर में बस निकल सकते हो, रात में 9 बजे के बाद निकल भी नहीं सकते आप घर से। अगर घर से निकले किसी भी काम से तो आप जेल में जाओगे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये कौन सा कानून होता है कि हर समय आप उसको लटका के निकलो, और आप 9 बजे के बाद निकल नहीं सकते हो, चाहे जो आपको काम पड़ जाए। तो लोगों ने रोक लिया, सब लोगों ने, कि भाई चलो जो आपको करना है गांधी जी करो यहाँ पर, ठीक है। तो गांधी जी वहाँ रुक गए नेटल में, और उन्होंने एक नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई है। देखो ये लिखा हुआ है नेटल इंडियन कांग्रेस, बहुत पूछी जाती है, 1894 में। और धीरे धीरे लोगों को संगठित करना शुरू किया वहां पर। अभी भी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी, ठीक है। धीरे धीरे ये लॉ बनाए जाने लगे। लॉ बना दिया गया कि यहाँ के नटल के लोग जो थे, और सिर्फ भारतीय मूल के लोग, ये उधर नहीं जा सकते, उधर वाले इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक से एक रेसिज्म वाले लॉ, रंग भेद पर आधारित लॉ बनाए जाने लगे वहां पर। अच्छा, गांधी जी धीरे धीरे इन लॉ कानूनों का विरोध करने लगे। फिर क्या हुआ, देखो ये एक इंपॉर्टेंट 2 घटनाएं हुई, ठीक है। एक घटना है बोर वार, जो ये बहुत पूछा आता है, हालांकि इससे थोड़ा अलग हटकर है, मैं बस बता रहा हूँ। बोर वार पूछा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये वहीं पे हुआ दक्षिण अफ्रीका में। जो डच लोग सेटल्ड थे, डच मतलब नीदरलैंड के लोग बसे हुए थे, उनसे लड़ाई हुई अंग्रेजों की। तो गांधी जी जो भाई नॉन वायलेंस की बात करते थे, हमेशा से अहिंसा की बात करते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों की मदद की इस वॉर में, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का लॉजिक ये होता था कि वो एक एम्पायर में रह रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में रह रहे हैं, तो उसकी मदद करना उनका फर्ज है। तो उन्होंने एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई, कुछ लोगों को संगठित किया और एक एम्बुलेंस की सेवा, नर्स वाली सेवा दी। जो जख्मी होते थे, घायल होते थे वॉर में, उनको स्ट्रेचर पर ला के उनका ट्रीटमेंट करते थे। ये बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। ऐसे ही 1906 में एक जूलू रेबेलियन हुई थी। जूलू जनजाति के लोग वहां रहते थे दक्षिण अफ्रीका में। अभी भी ये ज्योग्राफी का में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने विद्रोह किया, तब भी यही गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स अपनी बनाई और सबका ट्रीटमेंट किया। तो धीरे धीरे वहां पर लोगों को संगठित करने लगे। असली कहानी गांधी जी की जो है हमारी, जब ये वॉर चलने लगे तो यहाँ से शुरू हुई। देखो अच्छा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर लोगों को अपनी बात बताने के लिए गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम से मैगजीन निकाली। बहुत पूछी जाती है दक्षिण अफ्रीका की मैगजीन। 1909 में गांधी जी भारत वापस आए, बीच बीच में आते रहते थे, तो उन्होंने ये 1909 में सिप पे ही एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, बहुत फेमस बुक है गांधी जी की। और दक्षिण अफ्रीका में 2 अपने आश्रम बनाए, एक फिनिक्स फार्म, एक टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है। 2 आश्रम बनाए। इन सब के नाम, फैक्चुअल ये पॉइंट है, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये सत्याग्रह के बारे में, कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो चीजें हुई, ठीक है, जो भी बातें हुई दक्षिण अफ्रीका में, जो कानून, चाहे वो पोल टैक्स वाला कानून हो, चाहे रजिस्ट्रेशन लॉ वाला कानून हो, ठीक है, सब कानून, गांधी जी ने उनसे लड़ने के लिए एक नई टेक्निक शुरू की, और उसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, ठीक है। ये नाम भी बड़ा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस नाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस, ठीक है। गांधी जी के रिलेटिव ही थे मगन लाल गांधी,
उन्होंने एक नाम दिया था सादाग्रह, ठीक, गांधी जी ने उसको बदल के सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की टेक्निक पहली बार कहाँ अप्लाई की, या सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की। तो पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार अप्लाई की है, ठीक है। सत्याग्रह था क्या, ये आप समझो। जिसने, जो एक नॉर्मल वकील थे अभी तक गांधी जी, उनको महात्मा गांधी बना दिया, पूरी दुनिया में नाम फेमस कर दिया। गांधी जी के आने से पहले होता क्या था समझना आप, कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग सरकारों से या अपने राजाओं से खुश नहीं है, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे हमेशा। पहला ऑप्शन, हथियार उठाओ, लड़ाई लड़ो। पूरी दुनिया का इतिहास है, जब कोई किसी से सहमत नहीं हुआ है उसने हथियार उठाया है और लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप घुटने टेक दो, आप उससे विनती करो और आप रिक्वेस्ट करो कि वो मान जाए। मान गया तो बहुत बढ़िया बात है। पूरी दुनिया का इतिहास ये है। गांधी जी ने क्या किया, तीसरा ऑप्शन दिया, और वो ऑप्शन ये है कि आपको ना तो घुटने टेकने हैं और ना तो वायलेंस करना है। उस ऑप्शन को उन्होंने सत्याग्रह बोला। इसमें होता क्या था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि गांधी जी ने 2000 लोगों के साथ ये काम शुरू किया। अंग्रेज जो कानून बनाते थे, जैसे उन्होंने कहा इस राज्य से उस राज्य आप नहीं जाओगे, नेटल से ट्रांसवाल नहीं जाओगे आप, बैन है। गांधी जी ने पहली बार पूरी दुनिया में हो रहा था, 2000 लोग इकट्ठा किए, सब, और उसमें सब अलाउ थे, औरतें, बच्चे, बीमार, जो भी आ सकता है सब आए, और उन्होंने बोला कि हम यहाँ से उधर जाएंगे, अरेस्ट करोगे क्या होगा, आप जेल लेके जाओगे। जेल का डर खत्म कर दिया गांधी ने, और दक्षिण अफ्रीका में होने लगा। ये 1906 से शुरू हुआ सत्याग्रह की कहानी, ठीक है। और तो धीरे धीरे बढ़ते 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 1906 से ये सत्याग्रह होता रहा। उसके बीच में गांधी जी 3 बार अरेस्ट हुए वहाँ पर, ठीक है। और एक घटना और हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी हुई, कि उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस कर दिया कि साउथ अफ्रीका में हुए जो भी शादियाँ हुई हैं, जो भी मैरिजेज हुई हैं, वो अगर क्रिश्चियन रीति रिवाज से, क्रिश्चियन ट्रेडिशन से नहीं हुई है तो सब इनवैलिड है। ईसाई रीति रिवाज से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबकी शादियाँ इनवैलिड है। गांधी जी ने फिर मीटिंग बुलाई, थे तो नेता, पॉलिटिशियन, उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई, बोला कि सबकी शादियाँ इनवैलिड, मतलब सबकी वाइफ जो है वो इलीगल हो गई, अवैध, और बच्चे अवैध संतानें हो गई। और ये किया क्यों अंग्रेजों ने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी अवैध संतानों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, कि सबकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी एक तरीके से अंग्रेजों के पास, प्रॉपर्टी पर चोट वो करने के लिए। तो गांधी जी ने फिर से भाई सबको बुलाया और सब शामिल हुए। तो ये सत्याग्रह उस टाइम पे धीरे धीरे 2000 से बोलते हैं 60 हज़ार लोगों का हो गया। मतलब 50-60 हज़ार लोग निकलते थे, सड़कों पर बैठ जाते थे, और पूरी दुनिया के लोग आने लगे, मतलब जो अखबार थे लिखने वाले लोग आने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था। उसी बीच में सब सिग्नेचर कैंपेन जो आज किए जाते हैं, जो लोग सिग्नेचर बना बना के सब लिख लिख के भेजते हैं कि सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए, कितने लोग पक्ष में हैं, जेल भरो आंदोलन, ये सब पहली बार दुनिया में हो रहा था। और फाइनली क्या हुआ, 1913 में, 13 और 14 वाला जो टाइम था, वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के गवर्नर थे जनरल स्मट्स, जब इतना प्रेशर पड़ा अंदर से, गांधी जी का आंदोलन, भारत के लोगों ने समर्थन करना शुरू किया, तो फाइनली तीनों कानून वापस लिए गए, पोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन लॉ और क्रिश्चियन मैरिज वाला जो बात मैंने बताई। तो ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो जिसको बोला जाता है माइटी ब्रिटिश एम्पायर, सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से किसी ने कानून वापस करवा दिए हो और बिना लड़े हुए। और इस घटना ने, जो मोहनदास गांधी थे एक वकील नॉर्मल, उनको गांधी जी बना दिया, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी तो बाद में बने वो, लेकिन हाँ ग्रेट गांधी बना दिया, और दुनिया में गांधी जी का नाम हो गया कि भाई ये कोई इंसान है जो अपनी टेक्निक से इतने बड़े बड़े लॉज वापस करवा दें, ठीक है। तो ये तो गांधी जी की साउथ अफ्रीका की जर्नी है, पता होनी चाहिए, और ये फैक्चुअल पॉइंट जरूर पता होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन मैगजीन, जो आश्रम है, फिनिक्स फार्म, टॉलस्टॉय फार्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, गांधी जी की लाइफ में गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में 3 लोगों का नाम लेते हैं जिनसे वो बहुत प्रभावित, जिनकी किताबों से बहुत प्रभावित हैं।
ठीक है, मैं नाम बताता हूँ तीनों के। एक बुक है, ये बुक अलग से पूछी जाती है, अनटू द लास्ट। ये जॉन रस्किन की बुक है, जॉन रस्किन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जॉन रस्किन की। सबसे ज्यादा इस बुक का गांधी जी पर असर पड़ा। गांधी जी ने जो सर्वोदय का सिद्धांत निकाला, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, वो इस बुक से निकाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा आता है कि जॉन रस्किन की बुक से, कि जब तक सभी का, और खासकर जो गरीब हैं, जो नीचे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, तब तक वो डेवलपमेंट या विकास किसी काम का नहीं। तो सर्वोदय का सिद्धांत इस बुक से गांधी जी ने निकाला। ऐसी दूसरी बुक है जिसको बोलते हैं सिविल, ये ऐसे है, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा नाम से। इसको लिखा था हेनरी डेविड थोरो, हेनरी डेविड थोरो, यूएमए, ये इंग्लैंड के राइटर हैं, ये यूएस राइटर हेनरी डेविड थोरो। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, कंट्री के नाम तक भी पूछे जाते हैं, कौन कहाँ का है। इन्होंने पहली बार इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का ऐसे लिखा था, सविनय अवज्ञा का। फिर गांधी जी ने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। हालांकि गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने इनको पढ़ा नहीं था पहले, जब अप्लाई किया बाद में उनको किसी ने बताया इनके बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मतलब अगर आप सरकार के या जो भी रूल कर रहा है उसके किसी कानून से सहमत नहीं हो तो आप उसका विरोध करो। सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रता के साथ में आप उसको मानने से मना कर दो, जो गांधी जी करते थे, कि अगर वो लॉ को ब्रेक करते थे लेकिन ब्रेक करने की सजा भी एक्सेप्ट करते थे, कि मुझे लॉ पसंद नहीं है इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है लॉ, लेकिन उसके लिए जो सजा है वो मैं लूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट। तीसरी बुक थी ये लियो टॉल्स्टॉय की, जो बुक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये इनकी बुक है लियो टॉल्स्टॉय की, जो रशियन राइटर थे, टॉल्स्टॉय, इनकी बुक है, बहुत फेमस बुक है लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक और है, वॉर एंड पीस, जो बहुत पूछी जाती है, जो कभी भी अगर पूछा जाता, अभी भी अगर देखो आप दुनिया की अभी तक की टॉप 10 या टॉप 20 लिखी हुई बुक्स, उसमें जरूर आएगी लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस। जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम या उपनिषद आएंगे, वैसे ही लियो टॉल्स्टॉय की बुक है। रशियन राइटर थे, उनकी बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो ये तीन बुक को गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में बोलते हैं, आत्मकथा में बोलते हैं। इसको छोड़कर भगवत गीता तो है ही है। ठीक है, तो ये तीन बुक्स जो पूछी जाती हैं। हाँ, तो मैं क्या बताया था, हाँ, ये सत्याग्रह गांधी जी का सफल रहा। और इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद में, अच्छा ये चीज याद रखनी है सबको, कि ये 1912, 13, 14 का टाइम चल रहा है, जब भारत में क्या चल रहा था, यहाँ पर इंडिया में जो लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक तो जेल में थे। अगर लास्ट वाले वीडियोस आप देखोगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये सब, स्वदेशी आंदोलन के बाद में। स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस में टूट फूट पड़ चुकी होती है, नरम दल गरम दल में कांग्रेस बिखर चुका होता है। तब गोपाल कृष्ण गोखले जो अकेले लीडर बसते हैं भारत में, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और आइडिया यही था कि गांधी जी को वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया बुलाओ, क्योंकि भाई यहीं के इंडिया के ही हैं, वहाँ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और भारत में सब गड़बड़ चल रहा है उस टाइम पे। तो गांधी जी को इनविटेशन दिया जाता है, मतलब बुलाया जाता है कि आप कहाँ जाओ, वापस आ जाओ। गांधी जी वापस आते हैं 9 जनवरी 1915। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 जनवरी को भारत सरकार क्या मनाती है, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय। हर साल मनाया जाता था, अब हर 2 साल में मनाया जाता है एनआरआई डे, जिसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। जब भारत सरकार अपने जो एनआरआईज हैं उनको अवार्ड्स देती है, सेलिब्रेट करती है। सबको ये चीज तो पता होगी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है डायस्पोरा के मामले में, प्रवासियों के मामले में। भारत के लगभग 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग भारत से बाहर रह रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पाने वाला देश है। रेमिटेंसेस मतलब जो भारत के लोग, एनआरआई लोग भारत से बाहर से कमा के भारत अपने देश में भेजते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पाने वाला देश कौन है, इंडिया। बहुत बड़ा डायस्पोरा है। तो एनआरआई डे गांधी जी के नाम, मतलब जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को ग्रेटेस्ट एनआरआई माना जाता है, इसलिए 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है।
नाम लिख दिया मैंने। देखो जब गांधी जी वापस इंडिया आए तो वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको बुलाया था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की राय ये थी कि गांधी जी अभी कोई काम ना शुरू करें, वो पहले इंडिया को समझे। क्योंकि गांधी जी देखो 1891 में साउथ अफ्रीका गए थे, सॉरी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए हैं। बीच में आते रहते थे, 5-5 6-6 महीने रुकते थे, लेकिन बहुत टाइम के लिए बाहर रहे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप पहले इंडिया को समझो, जानो, फिर आप कोई काम करो। तो गांधी जी ने उनकी बात मानी और वो भारत घूमने लगे, इधर से उधर पूरा 1 साल घुमाया उन्होंने इसी। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल टीचर बोला, अपना राजनीतिक गुरु। तो नाम बहुत पूछा जाता है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। 2 घटनाएं मैं बता रहा हूं जब गांधी जी भारत घूम रहे थे, उसकी 2 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। पहली घटना है ये 1916 की। पहले मैं ये बताता हूं, BHU इनॉग्रेशन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। और सबको पता है पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो BHU के फाउंडर थे। और ये मैं बता चुका हूँ स्लाइड में पहले ही कि BHU की जगह पे पहले सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी जो एनी बेसेंट ने बनाई थी 1898 में, 1898 में। फिर उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से मदन मोहन मालवीय ने एस्टेब्लिश किया। तो उसका उद्घाटन था, भारत का वायसराय जो था वो भी जा रहा था वहाँ पर, सिक्योरिटी लगी हुई पूरी फुल। और लोग ये जानते नहीं है गांधी के बारे में, मतलब अभी तो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता होता है। 1916 में जब गांधी पहुंचते हैं ना इसमें, और गांधी का जो स्पीच है अगर वो कोई सुने तो गांधी के बारे में समझेगा वो, कि गांधी जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो वहाँ पर राजा लोग होते हैं, बहुत जिन राजाओं ने दान दिया होता है, और आम जनता बैठी होती है। तो 3-4 पॉइंट मैं बताता हूँ गांधी के बारे में कि क्यों गांधी उस टाइम के सबसे बड़े लीडर बने। कि गांधी ने अपनी स्पीच की शुरुआत की लैंग्वेज से। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, कांग्रेस जो मीटिंग कर रही है सब इंग्लिश में बातें चल रही हैं। तो बोला कि और उसमें पहली बात ही वो बोलते हैं कि जो बातें, जो पढ़ाई होनी चाहिए, जो नेताओं की बातें होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। कि ये कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी बनने की बात कर रही है, ये सब बात कर रही है, और वो आम लोगों से ही कनेक्ट नहीं है, उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वो पीछे जो बड़े लीडर्स बैठे होते हैं सभी पे कि आपकी लैंग्वेज ही अलग है। उसके बाद वो लैंग्वेज से हटते हैं तो दूसरा टॉपिक उठाते हैं, और दूसरा टॉपिक उठाते हैं पॉवर्टी, गरीबी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बताते हैं कि भारत कितना गरीब है, वो घूम रहे हैं। और फिर शुरू करते हैं वो जो पीछे राजा बैठे होते हैं उन पे, कहते हैं ये राजा जो है हीरे जवाहरात टांगे हुए हैं अपने गलों में। और ये जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो ये मजाक लगता है, मतलब वो राजा पीछे बैठे होते हैं सब, ठीक है। कि आप कैसे पॉवर्टी, गरीबी की बात कर सकते हो, कि आप इतने हीरे जवाहरात गले में टांगे हुए हो, अब गरीबी की बात कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद वो क्लीनली फिर लोगों को बताना शुरू करते हैं कि आप स्वराज मांग रहे हो, लेकिन आप बताते हैं कि मैं बनारस में अभी मंदिरों में होके आ रहा हूँ कि सड़कें गंदी हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, मंदिर गंदे हैं, आप खुद साफ नहीं रह सकते और स्वराज की मांग कर रहे हो, ठीक है। मतलब पहली बार कोई ऐसा लीडर था जो बोल रहा था कि ये सफाई, जो अभी स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है, कि सफाई की बात करनी शुरू करते हैं कि जब आप साफ नहीं रह सकते तो आप स्वराज कैसे मांग सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं कर सकते ये चीज़ें, ठीक है। और फिर वो शुरू करते हैं कि भाई कैसे, जब अपनी बात बतानी शुरू करते हैं कि कैसे वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश सरकार के हर बुरे कानून को मानने से मना कर रहे हैं, और वायसराय के सभी अधिकारी बैठे होते हैं वहाँ पर। तो बोलते हैं उनका स्पीच बीच में रोक दिया जाता है, एनी बेसेंट बीच में रोक देती हैं कि आप रुक जाओ आप, ठीक है। लोग जाने लगते हैं तो गांधी जी अपना स्पीच खत्म करते हैं। मतलब उस टाइम जब गांधी आते हैं ना, तो होता क्या है कि भारत में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले मॉडरेट फेट चल रहा था, उदारवादी चरण, ठीक है, उदारवादी नेता थे, और दूसरी तरफ क्रांतिकारी लोग हो रहे थे। तो गांधी जी ना तो उदारवादियों की तरफ जाते हैं ना क्रांतिकारियों की तरफ जाते हैं, ठीक है। अभी लोग ये मानते हैं कि गांधी जी सिर्फ अहिंसा की बात करते थे,
गांधी जी ने उस टाइम एक ऐसा रास्ता दिया लोगों के लिए जिसपे सब लोग आसानी से चल सकते थे, और उन्होंने इस तरीके से मास मोबिलाइजेशन, जो आम जनता थी ना, उसको राजनीति में शामिल करना शुरू किया। तो दूसरा बड़ा, जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि पूरा जो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी उसको मास मोमेंट बना दिया, जन आंदोलन बना दिया गांधी जी ने। एक चीज और बोली जाती है जो समझनी जरूरी है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा था, 1914 से 18 तक का टाइम चल रहा था। उस टाइम पर गांधी जी पर एक आरोप भी लगता है कि गांधी जी अहिंसा अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में क्या हुआ है, जब वायसराय की कॉन्फ्रेंस होती है तो गांधी जी को बुलाया जाता है और वायसराय मदद मांगता है कि भाई आप लोग हेल्प करो हमारी, हमें जीतना है। तो गांधी जी अपील करते हैं भारत के लोगों से कि आप वायसराय की या ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो, ठीक है। तो ये एक आरोप भी लगता है कि गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आर्मी में शामिल हो। तो गांधी जी अपने पक्ष रखते हैं कि भाई हम जिस अंपायर में हम रह रहे हैं वो हमें सुरक्षा दे रहा है, तो उसकी सुरक्षा करना हमारा हक है, वो उनके लॉजिक है। और गांधी जी को सार्जेंट मेजर बोला जाता है यहाँ पर, कि गांधी जी क्या है, एक सार्जेंट मेजर हो गए हैं ब्रिटिश आर्मी के, उसमें रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आरोप लगते हैं। ये टाइम है गांधी जी का। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं कि इसके बाद में क्या होता है, गांधी जी इधर उधर जब जा रहे होते हैं तो बहुत से लोग उनके साथ में, सब लोग अपनी जगह बुलाने की कोशिश करते हैं, गांधी जी यहाँ चलिए वहां चलिए, समस्याएं हर जगह होती हैं। तो गांधी जी पहुंचते हैं बिहार चंपारण में, जहां पर वो पहला आंदोलन शुरू करते हैं नील की खेती के खिलाफ, इंडिगो एग्रीकल्चर प्लांटेशन के खिलाफ, जहाँ पे किसानों की बहुत बुरी हालत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ ये गांधी जी के आंदोलन। देखो गांधी जी ने टोटल इंडिया में ये 7 मूवमेंट्स किए जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने हैं। 3 छोटे आंदोलन हैं ये, और ये कहा जाता है कि गांधी जी की ये टेक्निक, गांधी जी ने जो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था, एक तरीके से उनका टेस्ट था कि भारत में वो सफल होगा या नहीं होगा। तो तीनों आंदोलन सफल रहते हैं। पहला चंपारण बिहार में नील की खेती के खिलाफ, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मजदूरों की जो सैलरी होती है उसको बढ़ाने के लिए, प्लेग बोनस, प्लेग चल रहा होता है उसके लिए। फिर खेड़ा सत्याग्रह, जो किसानों पर लगान लग रहा होता है, सूखा पड़ जाता है तब भी पैसा लिया जा रहा होता है, उसके खिलाफ। तो ये 3 छोटे आंदोलन हैं। फिर गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं जिसको रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। अब गांधी जी का अकेला एक ये आंदोलन था जो एक तरीके से फेल माना जाता है, लेकिन फेल वो उनकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि इसी आंदोलन के लॉन्च होते ही 6 अप्रैल को लॉन्च हुआ ये 1919 में, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हो गया, वहां पर हत्याकांड हो गया, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो रॉलेट सत्याग्रह एक पढ़ेंगे। इसके बाद ये 3 बड़े मूवमेंट हैं गांधी जी के, जो बहुत बड़े मूवमेंट है, पैन इंडिया मूवमेंट है। 1920 का असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे 1930 का सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और इन्हीं के बीच बीच में जो भी भारत में बड़ी घटनाएं हुई हैं ब्रिटिश राज से रिलेटेड, वो सब हम पढ़ेंगे। तो 17 से 42 तक या 47 तक हम लोग चलेंगे सभी घटनाओं के साथ। थैंक यू।